सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 70वीं कक्षा, न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आन्यक हम देख रहे हैं और इसमें पिछली कक्षा में 66वें सूत्र तक हमने देखा था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। ओम पृष्ठ संख्या 363। हाँ। प्रथम अनुच्छेद। हाँ। द्वितीय पंक्ति। यहाँ पर स्पर्श आदि जो विषय हैं वो अपने आश्रय के उपसर्पण से स्पर्श इंद्रियों को प्राप्त करते हैं। तो गंध दूर से भी हमें गंध का ज्ञान हो जाता है, इसको कैसे देखेंगे? तो स्पर्शनादीनी तो इंद्रियाणी, यानी स्पर्श इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय और रसन इंद्रिय, ये तीन इंद्रियों के लिए ये कथन कर रहे हैं कि ये इंद्रियां, इन इंद्रियों को, ये द्वितीय का बहुवचन है, स्पर्शनादीनी तो इंद्रियाणी, इंद्रियों, इन इंद्रियों को विषया विषय प्रत्यासीदंती, इनके निकट आते हैं। विषया प्रत्यासीदंती, ये अन्वय है। कैसे आते हैं विषय? विषया एवं प्रत्यासीदंती, विषय ही इनकी तरफ आते हैं, विषय ही इनके पास में आते हैं। कैसे? आश्रयोपसर्पणात्, इन विषयों का जो आश्रय है, आधार है, विषय तो है गुण, तो इनका जो गुणी है वो ही इनके पास में चल करके आता है। तो इसमें इनको दो इंद्रियों का तो समझ में आ ही रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है कि रसनेन्द्रिय के पास में रस पहुंचता है, तब रसनेन्द्रिय को रस का ज्ञान होता है, और वो तब पहुंचता है रस जब रस वाला द्रव्य, वो खाद्य पदार्थ भी पास में पहुंचता है। ऐसा ही स्पर्श का है कि स्पर्श इंद्रिय को किसी भी स्पर्श का ज्ञान तब होता है जब वो स्पर्श गुण वाली वस्तु इसके साथ सन्निकर्ष को प्राप्त होती है। लेकिन गंध में ऐसा नहीं होता है। इनका कहना है कि जो गंध वाला द्रव्य है वो तो दूर रहता है, और नासिका के पास गंध पहुंच जाती है। गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है, अभी आजकल रात की रानी बहुत सुगंध दे रही है, और बगीचे में जो लगी हुई है उसके आसपास जाओ तो बहुत तेज गंध आती है। तो गुण क्या है? गंध, गंध गुण है वो रात की रानी की गंध। और उसका आश्रय द्रव्य कौन सा है? वो पेड़, वो फूल, तो वो तो दूर रहता है, और गंध हमारे पास में आ जाती है, नासिका के पास में। तो वहां इसका व्यभिचार दिखाई दे रहा है। गंध गुण भी साथ में आनी चाहिए थी ना, गंध गुण वाला आश्रय द्रव्य भी साथ में आना चाहिए था, ये नियम होना चाहिए। ठीक है, कौन उत्तर देगा इसका? प्रश्न समझ में आ गया तो दो उत्तर दो। गंध गुण जब हमारे नाक के पास आता है तो द्रव्य भी हमारे नाक के पास आता है, पृथ्वी द्रव्य नहीं, द्रव्य तो वहीं रहता है ना, फूल। कुछ परमाणु हमारे पास कहाँ आता है? वायु वही के तो प्रश्न है उनका। वायु के साथ में कुछ परमाणु हमारे नासिका के पास चल के आ जाते हैं। अच्छा, परमाणु मत कहिए उनको सीधा, कुछ लघु कण।
तो देखिए इसमें ये बात है कि गंध हमारे को जब भी आती है, सिद्धांत तो ये है कि गंध आई है तो गंध गुण वाला द्रव्य भी आया है, ये तो पक्का है सिद्धांत, क्योंकि गुण बिना गुणी के नहीं रह सकता। पहले तो ये सिद्धांत स्थिर है। अब फूल वहीं दिखाई दे रहा है, गंध यहां आ रही है, इसका मतलब है फूल से कोई द्रव्य निकला है जो कि गंध से गुण है, गंध से युक्त है, और वो हवा में चलते चलते या किसी भी तरह हमारी नासिका तक पहुंचा है। ठीक है, इसका अच्छा उदाहरण दूसरे ढंग से मैं लूं कि जब हम चौंक लगाते हैं बघार सब्जी में, तो घी का मान लो लगाया, जीरा डाला या और जो भी चीज़ें डाली, प्याज लहसुन डाली, तो उसकी गंध हमारे नाक तक आती है। और अधिक कब आती है? जब उसमें वो सब्जी या वो चीज़ डाली जाती है ना, तो एकदम तेजी से आती है। उस पहले भी आती है खैर, तो वो कैसे आ जाती है हमारे तक? उसमें से कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना अपने को। रसोई में ऊपर भी तेल और बगल में चिकनाहट तेल लगा हुआ रहता है, उसके सूक्ष्म कण वहां से उड़ते हैं, उड़ करके आते हैं। तो जो पुष्प होते हैं, या अब उसका एक उदाहरण लो कि अगरबत्ती या धूप वो जला रखी है, और वो तो गंध वाला द्रव्य कौन है? गंध का आश्रय कौन है? अगरबत्ती या धूप। और वो हमारे नाक तक कैसे पहुंचती है? उसी के कण उड़ करके धुएं के रूप में हमारे को दिखाई देते हैं, वो हमारे तक आते हैं। यज्ञ का उदाहरण ले लीजिए, उसमें सामग्री और घृत डाला जाता है और फिर हमारे को आसपास या दूर तक भी उसकी सुगंध आती है। वो कैसे आती है कि अग्नि के ही कण, अग्नि में वो कण सूक्ष्म होकर के या घृत आदि या अन्य जो भी चीजें वो वायु के साथ में चलते हुए हमारे पास आते हैं। ठीक है, ऐसे ही पुष्प से भी आता है कि पुष्प में जो गंध वाली चीजें होती हैं, उड़नशील द्रव्य, उड़नशील तेल होते हैं उसमें। ऐसे तेल, कुछ तेल उड़ने वाले होते हैं, कुछ तेल बिना उड़ने वाले होते हैं। जैसे सामान्य मूंगफली का तेल, तिल का तेल होता है, उड़ने वाला नहीं होता है। ठीक है, कुछ तेल यंत्रों में भी लगते हैं, और कुछ जैसे पेट्रोल डीजल ये होते हैं, स्प्रिट होती है, ये उड़ने वाले होते हैं, उड़ जाते हैं। सामान्य तापमान पे हवा में उड़नशील होते हैं। जैसे कपूर को बाहर रखो तो वो, अब कपूर वहां रखा हुआ है, गंध हमारे तक आती है, तो कैसे? कपूर तो वहां रखा हुआ है, गंध हमारे तक या पूरे कमरे में आ जाती है। कैसे आ जाती है? उड़ते हैं। और इसका हमारे को पता कैसे लगता है? वो कपूर धीरे धीरे छोटा होते होते समाप्त भी हो जाता है। इससे मोटे तौर पे हमें पता लगता है कि वहां द्रव्य का नाश हो रहा है, यानी घट रहा है। नाश उस तरह से नहीं, लेकिन वहां से हट रहा है कुछ ना कुछ, और वो सब जगह फैल रहा है। तो ऐसा ही इनसे होता है। और जितने इत्र आदि बनाए जाते हैं, पुष्पों का जो इत्र बनाते हैं ना, सार लेते हैं, तो वो सब ऐसे ही बनाए जाते हैं कि इनको पानी में रखते हैं या उसमें थोड़ा उबालते हैं, गर्मी पा करके उनका तेल तो अपनी सुगंध के साथ उड़ करके एक तरफ आ जाता है, उसको अलग से ग्रहण कर लेते हैं। तो वहां से द्रव्य निकल रहा है, वहां से द्रव्य निकल रहा है। इसको सूर्य के साथ भी वैसे ही जोड़ना चाहिए कि सूर्य वहां है, अब सूर्य तो वहीं पर है, द्रव्य तो वहीं पर है, लेकिन उसका प्रकाश और गर्मी, प्रकाश ये गुण है और उष्णता भी गुण है, वो यहां चल करके आ जाती हैं। ये भी एक बीच में प्रसंग आया था। तो सूर्य से यहां तक आ जाते हैं, तो द्रव्य तो वहां पर है और गुण हमारे तक पहुंच गया। बिना आश्रय के भी, सूर्य हमारे पास नहीं आया तो भी उसकी गर्मी और प्रकाश हमारे तक पहुंच गया। तो यहां भी ऐसा ही समझना चाहिए कि सूर्य का द्रव्य सूक्ष्म रूप में वो हमारे तक पहुंच रहा है, तभी उसकी गर्मी भी यहां तक आ रही है। केवल गर्मी यानी केवल गुण रह ही नहीं सकता, गुणी तो साथ में रहेगा ही, और इसलिए सूर्य भी क्षीण हो रहा है, उसका भी द्रव्यमान कम हो रहा है। जो जितना जितना वहां से निकल रहा है ये उतना उतना कम हो रहा है, होता ही है। वो हमें नहीं पता लगता, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी होता है। तो वो न्यूनता, जितना जितना चीज वहां से निकलेगी वो कमी तो आएगी ही। हाँ, फिर पृथ्वी का वजन बढ़ रहा होगा। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। यहां से भी तो प्रकाश विकिरित होता है, साथ में आता ज्यादा है और है, तो बिल्कुल बढ़ेगा। जब वहां कम हुआ है और यहां आ रहा है तो बढ़ेगा, क्या बात है इसमें? इसमें लेकिन हमारे को पता नहीं लगता है।
पृथ्वी को तोल के देखेंगे तो पता लगेगा। पृथ्वी को तोल के देखेंगे तो इतनी बड़ी कोई तराजू ही नहीं बनी कि हम पृथ्वी को तोल सकें, लेकिन अनुमान से कर सकते हैं कितने द्रव्य हैं उसका। इसका द्रव्यमान जो है वैज्ञानिक लोग अनुमान से वो कर लेते हैं, गणना करके ये इतना द्रव्यमान इसका है, बहुत सारी चीजों से आकलन करके उसका द्रव्यमान जान लेते हैं। अब तराजू हमारे पास छोटी हो, पुराने जमाने में तो बोले कि एक ने कहा हाथी का वजन तोल के बताओ, तो बोले इतनी बड़ी तो तराजू ही नहीं है, हाथी को कहाँ खड़ा करें, और उतना बाट भी चाहिए उधर, और वो तराजू लगेगी कहाँ पर, लटकेगी कहाँ पर, किस पेड़ पे ऐसी नहीं तोल सकते ना। नहीं अब तो तोल सकते हैं, अब तो ट्रक तुल जाते हैं या और भी बड़े बड़े पूरे के पूरे कंटेनर तुल जाते हैं, अभी तो वो सब है, इंजन तुल जाएंगे, हवाई जहाज तुल जाएगा, वो सब हो जाता है। लेकिन पहले के समय के जहाँ वो हाथ में उठाने वाली तराजू होती थी उस समय कैसे तोले, उसमें युक्ति से तोलते हैं ना। अकबर बीरबल की कहानियों में आता है, उसने समस्या को कहा कि हाँ ठीक है मैं तोल दूंगा, छोटे तराजू से। सुना होगा ना आप लोगों ने, नहीं सुना? तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करो, तालाब के किनारे चलते हैं, एक बड़ी सी नाव ली, पहले नाव को रखा और उसमें चिन्ह लगा दिया कि नाव कितनी डूब रही है, फिर उसमें हाथी को खड़ा कर दिया, तो नाव अंदर गई, डूबी, वहां पर भी एक निशान लगा दिया, फिर हाथी को बाहर निकाल दिया, फिर उसमें मिट्टी तोल तोल के डालते गए, मिट्टी पत्थर जो भी है थोड़ी थोड़ी तराजू में, जितना बड़ा तराजू हो, चाहे 1 किलो का हो चाहे 5 किलो का हो, डालते डालते जब वो वही निशान पानी के बराबर आ जाए, जितनी डूब गई, या तो पहले भर दी, सारी मिट्टी भर दी कि भाई जितना हाथी के करने पे डूब रही थी उतनी डूब गई, और बाद में उस मिट्टी को तोल लिया। देखो ये युक्ति अकबर बीरबल वाली बीरबल की तो वो बुद्धिमान था उस समय, उसने ऐसे तोल के। तो अपना दिमाग लगा के हम किसी तरह कर सकते हैं ना, जब हमारे को साधन नहीं दिखते। सामान्यतः व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा कि कैसे तोलूं इसको, क्योंकि वो कहेगा तराजू ही नहीं है ऐसी, तो युक्ति का प्रयोग करके कर लिया। तो ऐसे ही पृथ्वी आदि का द्रव्यमान, पूरे ब्रह्मांड का द्रव्यमान वैज्ञानिक कल्पना करते हैं, उसको घात लगा लगा करके और उसको बता देते हैं। घात लगा करके मतलब शेर घात लगा करके पकड़ लेता है ना, बिल्ली घात लगा करके उनको पकड़ लेती है, वो घात नहीं। 10 की घात 12, 14, क्योंकि वैसे तो संख्या हम लिख नहीं सकते, इतनी लंबी संख्याएं हो जाती है। 10 raised to power 2, 5, 6 ऐसे जो ऊपर लगा देते हैं ना, एक तो बड़ी संख्या लिखना है कि उसके ऊपर और लगा देते हैं छोटी सी, उसको उतना गुणित कर देते हैं, प्लस माइनस दोनों तरह से होता है वो। तो उससे थोड़े से में वो बहुत बड़ी संख्याओं को, कितने परमाणु हैं इस संख्या को भी लिखा जा सकता है। अब कल्पना करो एक छोटे से इसमें कितने परमाणु हैं, हम गिनती नहीं कर सकते इतने। लेकिन इस पूरी धरती का, अब परमाणु की छोड़ो, रेत मिट्टी के कण कितने होंगे, गिनता जाए कौन गिन सकता है इसको, लेकिन उनकी भी संख्या निकाल लेते हैं। और बोले संख्या निकाल भी लोगे तो लिखोगे कहाँ पर इतनी बड़ी संख्या, नहीं वो भी लिख सकते हैं, वो गणित में वो प्रक्रिया उन्होंने बुद्धि से बना ली, भाई ऐसा कर लो, थोड़े से में लिखने में आ जाएगा, ज़्यादा भी नहीं लिखना पड़ता उसमें, उनसे वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो पृथ्वी का भी भार निकाल सकते हैं, और पृथ्वी का भी भार बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। हाँ तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है ना, नहीं अब थोड़ा सा बढ़ा तो घटने का भी तो कारण है ना, तापमान के बढ़ने के कारण है तो घटने के भी कारण है, दोनों तरह से उसका संतुलन होता रहता है। बर्फ बनती है, पिघलती है, उन सब से भी संतुलन होता रहता है, प्रकृति अपना संतुलन करती है। अकेला एक ही कारण थोड़ा है, एक ही कारण थोड़ा है, आते भी हैं और घटते भी हैं। अगर फिर भी बराबर है तो किसी न किसी कारण बढ़ रहा है तो घट भी रहा है। और वो जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है वो ये पेड़ पौधों के रूप में संचित हो गई ना, वो जो ऊर्जा आई, अब इसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ पेड़ पौधों में, फोटोसिंथेसिस हुई, और उसके कारण से लकड़ी में जो गर्मी आ गई वो कहाँ से आ गई, वही तो अग्नि थी।
लेकिन वो लकड़ी के रूप में है तब तक वो प्रकट थोड़ा हो रही है हमारे को, कोयले के रूप में है, डीजल पेट्रोल के रूप में है, और कितने तरह से, खास तौर से पेड़ पौधों के रूप में आप ले लीजिए, इतनी वो सब जो संग्रहित हो गई है। तो ये वातावरण में जो गर्मी थी वो कम भी तो हो गई ना इस तरह। कम क्या हो गई मतलब वहां भर के रख दी गई। अगर ज्यादा है तो डब्बों में भर भर के रख देते हैं, जैसे किसी वस्तु को भर भर के रख दिया। तो ऐसे लकड़ी वगैरह में क्या ऊर्जा संग्रहित ही तो है, उसका स्टोर रूम ही तो है, वो स्टोर ही तो है, हो गया संग्रह ही तो हो गया। तो वहां संग्रह हो गया तो हवा में अधिक नहीं दिखाई देगी, महसूस नहीं होगी हमारे को। तो या तो संग्रहित कर लिया या यहाँ से निकल गई, सब तरह। पृथ्वी से भी तो अग्नि प्रकाश ऊर्जा गर्मी निकलती है ना, बाहर निकलती है, बाहर निकलती है तो यहाँ पर अधिक गर्मी नहीं होती है। तो अभी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, ग्रीन हाउस में जैसे कि वो ढक करके रखते हैं तो वहाँ अंदर गर्मी बनी रहती है, तापमान कम नहीं होता, बाहर नहीं चला, रोक के रखा जाता है। तो जो प्रदूषित वायु होती है वो ऊपर जा करके ऐसा आवरण जैसा बना लेती है कि पृथ्वी की गर्मी जो बाहर निकल रही थी वो निकल नहीं पाती है, बाहर निकलती थी वो उसको कम निकल पाती है, रोकती है तो यहाँ तापमान बढ़ता है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से आजकल बोलते हैं। तो यानी इससे क्या पता लगा कि गर्मी निकल तो रही थी, अगर ये प्रदूषण नहीं होता इस तरह का तो गर्मी तो निकलती रहती, लेकिन इन गैसों ने उसको गर्मी को निकलने से रोका। आ तो रही है, निकल कम रही है, आ ज्यादा रही है, निकल कम रही है, तो तापमान बढ़ गया। यही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तो जब ये प्रदूषण नहीं था तो आ रही थी तो निकल भी रही थी या जमा हो रही थी, किसी भी तरह से वो संतुलन बना रहता है, तो ठीक चल रही थी, आए गए दोनों संतुलित चल रहे थे। तो अगर कोई चीज कहीं से आ रही है तो बढ़ रही है, तो बढ़ रही है, बढ़ना ही होगा उसको। ठीक है, आगे का तो पीछे हमारा ये प्रसंग चल रहा था कि इंद्रियां भूतों से बनी है, जिस भूत वाली इंद्रिय है वो उस गुण को ग्रहण करती है। अब कहा कि भूत कितने गुण वाले होते हैं, एक एक गुण वाले हैं या 4 3 2 1 1 इस गुण वाले हैं। तो वो कहे तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न उठाया कि भाई फिर इंद्रियां अगर इन्हीं भूतों से बनी है तो वो उन्होंने उसी तरह से 4 3 2 इन विषयों को क्यों नहीं ग्रहण कर पाती हैं, एक एक ही को क्यों ग्रहण कर पाती हैं। और इन भूतों में 4 3 2 1 1 इतने गुण होते हैं अथवा सब में एक एक होते हैं, ये जो सारी चर्चा थी। तो पूर्व पक्षी ने पीछे कहा था, 3 सूत्र पूर्व पक्षी के हमने देखे थे, 64वां, न सर्वगुण अनुपलब्ध है, कि ये बात आपकी ठीक नहीं है कि 4 3 2 1 1 ऐसे नहीं होते, क्योंकि सब गुणों की अनुपलब्धि होती है इंद्रियों से, और एक एक करके इनमें एक एक गुण होते हैं और बाकी बाकी गुणों को ये छोड़ देते हैं। तो जब उससे पूछा कि फिर ये उपलब्ध क्यों होते हैं अनेक गुण, अगर एक एक ही गुण है तो एक एक ही गुण वाले पृथ्वी जल अग्नि वायु ये सब मिलने चाहिए, लेकिन वो अनेक गुण वाले कैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि संसर्ग से अनेक गुण आ जाते हैं। तो पूर्व सिद्धांति ने पूछा कि भाई संसर्ग से यही क्यों होते हैं, संसर्ग से तो फिर सब में सब होने चाहिए, क्यों 4 3 2 यही क्रम बनता है पृथ्वी जल अग्नि के अंदर। तो उसने कहा था कि विष्टम ही अपरम परेणा, जो अपर है वो पर से युक्त होता है। अपर का मतलब नीचे वाला यानी पृथ्वी, और पर वाला मतलब सबसे ऊपर वाला जैसे कि वायु, वो आपस में भी पर अपर बनते हुए ऐसे ऐसे होते हैं। और ये जो संसर्ग है ये भूत सृष्टि में देखना चाहिए, जानना चाहिए। यहां तक पूर्व पक्षी ने अपनी बात को रखा था। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 67वां सूत्र, न पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, न अल्प विराम निषेध कर रहे हैं कि नहीं, आपका कथन ये ठीक नहीं है कि इनमें संसर्ग से ये गुण आते हों, ये बात ठीक नहीं है। अगर संसर्ग से आते तो कई तरह की बातें होनी चाहिए थी, उनको व्याख्या में भाष्यकार बताएंगे। बोले पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य इनके भी प्रत्यक्ष होने से, इनमें भी प्रत्यक्ष के देखे जाने से, पार्थिव
यानी पृथ्वी से बने हुए जो द्रव्य हैं, आप्य मतलब जो जल से बने हुए द्रव्य हैं या जल की प्रधानता वाले हैं, पृथ्वी की प्रधानता, इनसे बने हुए जो द्रव्य हैं, पदार्थ हैं, पार्थिव या आप्य, उनके प्रत्यक्ष देखे जाने से। अब इसकी कई तरह से व्याख्या अलग अलग थोड़ा थोड़ा बदल करके भाष्यकार ने की है। देखिए भाष्य, न इति त्रिसूत्रिम प्रत्याचष्टे, सूत्र में जो न शब्द है इसे त्रिसूत्रिम, 3 सूत्रों के समूह का खंडन कर रहे हैं। 3 सूत्र कौन से? 64, 65 और 66, ये तीनों पूर्व पक्षी के थे, इन तीनों का ही एक साथ निषेध कर रहे हैं। ये तो सामान्यतया न कहने से केवल ऊपर वाले सूत्र का निषेध होता है, पर चूंकि तीनों सूत्र पूर्व पक्षी के थे, उन सबका निषेध कर रहे हैं कि आपका कथन तीनों ठीक नहीं है। अकस्मात, तो उसमें हेतु दिया पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। तो पार्थिव आप्ययो को खोल दिया, पार्थिवस्य द्रव्यस्य आप्यस्य च द्रव्य से, यह अध्यार यहां पर आया जाएगा। तो पार्थिव और आप्य का मतलब पार्थिव द्रव्य का और आप्य द्रव्य का, इन दोनों के जो भी द्रव्य हैं उनके प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्ष होने से। प्रत्यक्ष होने का मतलब है यहां पर रूपवान होने से। देखो प्रत्यक्ष के बहुत सारे अर्थ हम लेते हैं। एक तो किसी भी इंद्रिय से जो जाना जाता है साक्षात, वो प्रत्यक्ष हुआ। एक है 5 ज्ञानेंद्रियों से जो जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष हुआ। किसी भी इंद्रिय से तो अंतःकरण भी आ गए, उनका भी प्रत्यक्ष कहलाएगा। और जहां केवल 5 इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का हो तो उसको भी प्रत्यक्ष कहते हैं, और केवल चक्षु इंद्रिय से जो गृहीत होता है उसको मात्र उतने को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। तो यहां पर जो प्रत्यक्ष कहा गया ये रूप की दृष्टि से है, रूपवान होने से। तो पार्थिव द्रव्य के और आप्य द्रव्य के प्रत्यक्ष होने से, ये तो वार्तिक हुआ। अब इसको खोल रहे हैं कि पहले एक बात आई थी सूत्र 34 में, 38 में, वैशेषिक में भी ये बात आई कि इनके हिसाब से प्रत्यक्ष किसका होता है, वो किसी द्रव्य के प्रत्यक्ष होने में क्या कारण है, तो 3 कारण बताते थे। एक तो वो महत् परिमाण वाला होना चाहिए, यानी द्वैणुक से बड़ा, त्रसरेणु या उससे आगे का महत् परिमाण वाला होना चाहिए। दूसरा अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, और तीसरा रूप गुण वाला, उस गुण वाला वो होना चाहिए, उसका प्रत्यक्ष होता है। अब यहां प्रत्यक्ष का मतलब है रूप वाला। उसी बात को कह रहे हैं, महत्वान एक द्रव्यत्वात् रूपाच्य। एक द्रव्यतात, इसमें दू लिखा हुआ है, इसमें एक रेफ की मात्रा नीचे लगा दीजिए तो ध्रुव हो जाएगा। ये एक द्रव्यत्वाद और रूपाच्य उपलब्धि, और रूपवान होने से उपलब्धि होती है। 3 चीजें यहां पर बताई, ये उस नियम का स्मरण करा रहे हैं, इससे उपलब्धि होती है। इति, ऐसा होने पर तो कौन सी चीज दिखाई देनी चाहिए? तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् अल्प विराम, केवल तेजस द्रव्य का प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूर्व पक्षी की अगर माने कि इन महाभूतों में एक एक गुण ही होता है, और जो अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं वो अन्यों के संसर्ग से हो रहे हैं, ऐसा जो उसने कहा। तो बोले यदि एक एक गुण ही होंगे तो प्रत्यक्ष यानी रूप का प्रत्यक्ष किस वस्तु का होगा? जिसमें रूप गुण होगा। महत् परिमाण और अनेक द्रव्य वाला होना, ये तो 2 चीजें होनी ही चाहिए, लेकिन साथ में रूपवान भी होना चाहिए। तो ऐसे में पार्थिव और आप्य द्रव्यों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी की बात माने तो क्यों नहीं हो सकता? जबकि प्रत्यक्ष होता है इनका। पार्थिव द्रव्य दिखाई देता है, आप्य द्रव्य यानी जल भी दिखाई देता है, तो ये क्यों नहीं होना चाहिए? ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भले ही ये महत् परिमाण वाले हैं, भले ही ये अनेक द्रव्य वाले हैं, लेकिन इनमें रूप गुण तो है नहीं आपके मत से, इनका प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए। केवल तेजस का ही, अग्नि का ही प्रत्यक्ष होना चाहिए, तो वो महत् परिमाण, अनेक द्रव्य वाला और रूप वाला भी है, तो केवल उसी का प्रत्यक्ष होना चाहिए, यानी आंखों से दिखाई देनी चाहिए और कोई चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये बात रखिए। तो महत्वान एक द्रव्यत्वाद रूपाच उपलब्धि रीति तेजसमेव द्रव्यम प्रत्यक्षम स्यात् न पार्थिवम आप्यम व रूपा भावात। पार्थिव और आप्य का ग्रहण नहीं होना चाहिए रूप का भाव होने से। वायु को तो इन्होंने लिया ही नहीं है, वायु और आकाश का, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष ऐसे हमारे को होता ही नहीं है। आगे तेजस्वत
और तेज के समान पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। सूत्र में जो पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात् है उसको और दूसरे ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं कि तेजस के समान, तेजस्वत, तेज से जो बने पदार्थ हैं, जैसे आप्य कहा, पार्थिव कहा, ऐसे तेजस पदार्थ, तेजस्वत पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् अल्प विराम न संसर्गात अनेक गुण ग्रहणम भूतानामिति। संसर्ग के कारण से अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होना चाहिए। पूर्व पक्षी ने यह कहा था कि यद्यपि एक एक गुण है, पूछा कि अनेक गुण क्यों दिखाई देते हैं, बोले संसर्ग से। तो सिद्धांति कह रहा है कि जिस तरह से आपने संसर्ग से अनेक गुणों का ग्रहण बताया, बोले वैसे तो अनेक गुणों का ग्रहण नहीं होना चाहिए। कैसे, वो बताएंगे। तो न संसर्गाद अनेक गुण ग्रहणम भूतानामिति। भूतों में जो अनेक गुणों का ग्रहण हो रहा है, यानी पार्थिव द्रव्य में रूप भी है, स्पर्श भी है, तो ये जो ग्रहण हो रहा है, ये अनेक गुणों का ग्रहण संसर्ग से नहीं होना चाहिए। इस संसर्ग के अतिरिक्त तो कोई चीज है जिससे कि एक में अनेक गुणों का ग्रहण हो रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा था संसर्ग से हो रहा है, अनेक गुण तो उपलब्ध हो ही रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है संसर्ग से होगा, और उसके कारण से वो क्या मान रहा है कि भूत में होता एक एक ही गुण है। जबकि सिद्धांति कह रहा है कि ये जो अनेक गुण मिल रहे हैं ये संसर्ग मात्र से नहीं है, इन भूतों के ही अनेक गुण, इन भूतों के ही अपने अनेक गुण हैं, केवल संसर्ग से नहीं है। तो कहा न संसर्गाद अनेक गुण ग्रहणम भूतानामिति। खोल रहे हैं इसको, भूतांतर रूप कृतम, रूप कृतम को जोड़ लीजिए। भूतांतर का मतलब यहां पर है तेज, अग्नि। पृथ्वी और जल की अपेक्षा से भिन्न इस प्रसंग में यहां भूतांतर होगा तेज। तो तेजस जो है, भूतांतर रूप कृतम, भूतांतर के तेज के रूप के द्वारा किया गया, रूप के द्वारा किया गया। रूप मतलब तृतीया एक वचन लेंगे, विभाग करेंगे तो भूतांतर रूप कृतम च पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्व ब्रुवतः। पार्थिव और आप्य के प्रत्यक्षत्व को बोलते हुए, अगर पूर्व पक्षी की तरह माने कि संसर्ग से हो रहा है, तो पार्थिव और आप्य के प्रत्यक्षत्व को बोलते हुए व्यक्ति का, यानी पूर्व पक्षी का, प्रत्यक्ष वायु प्रसज्जते, फिर तो वायु भी प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। पूर्व पक्षी के मत के अनुसार संसर्ग से गुण आ रहे हैं, तो पृथ्वी और जल में क्रमशः गंध और रस गुण है, और इनमें जो रूप गुण दिखाई दे रहा है तो वो किससे, अग्नि के कारण से, ऐसा माना जाएगा। तो बोले यदि अग्नि के संसर्ग से, बाह्य संसर्ग से इनमें रूप गुण आया, तो फिर तो वायु में भी अग्नि का संसर्ग तो होता ही है। वायु में भी तो अग्नि का संसर्ग होता है ना, दिखाई देता है ना, हम कर देते हैं। तो बोले फिर तो वायु भी दिखनी चाहिए थी। अगर अग्नि के संसर्ग से पृथ्वी और जल दिखते हैं, तो अग्नि के संसर्ग से वायु भी दिखनी चाहिए थी फिर, लेकिन दिखती नहीं है। प्रत्यक्षत्व ब्रुवता प्रत्यक्षो वायु प्रसज्जते नियमे च कारणम उच्चताम। अगर आप कहो कि नहीं, इसमें तो नियम है कि वायु तो दिखाई नहीं देगी लेकिन पृथ्वी और जल तो दिखाई देंगे, तो अगर ऐसा आप नियम मानते हो तो उस नियम का कारण बताना पड़ेगा कि क्यों है ऐसा। अगर ऐसा मानते हो तो इसलिए केवल संसर्ग के कारण से नहीं होगा। और संसर्ग मानने पे और क्या दोष आ रहे हैं वो भी बताएंगे। रसयोर वा पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। अब देखो, सूत्र में कहा था पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिव और आप्य के प्रत्यक्ष होने से। तो पार्थिव और आप्य का प्रत्यक्ष क्या, तो एक तो प्रत्यक्ष का मतलब रूप प्रत्यक्ष, जो इन्होंने ऊपर बता दिया। और अब रसयो, पार्थिव आप्ययो रसयो, रसयो का इन्होंने एक अत्याहार कर लिया, इसकी व्याख्या करने के लिए एक अलग ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, रस को भी यहां पर ले लिया। तो पार्थिव आप्ययो रसयोर प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षत्वात् के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए। ये वार्तिक है, या यूं कहो कि सूत्र में ही एक शब्द और जोड़ करके अब इसकी व्याख्या करेंगे। पार्थिवो रसः षड्विधः अल्प विराम। जो पार्थिव रस होता है वो 6 प्रकार का होता है। आप्यो मधुरः एवं, और आप्य रस जो होता है, जल का जो रस होता है वो मधुरी होता है। देखो रस गुण किसका माना है, उस हिसाब से जब एक एक महाभूत का एक एक गुण मानेंगे
तो रसगुण किसका माना इन्होंने? जल का। जल का कौन सा रस होता है? जल में कौन सा रस होता है? जल का, शुद्ध जल का कोई नहीं होता। खारा जल भी होता है। दो तरह के जल होते हैं ना, एक खारा जल और एक मीठा जल। नहीं बोलते खारा पानी और मीठा पानी, बोलते हैं। तो कौन सा होता है? खारा खारा जल का रस होता है या मीठा जल का रस होता है? दोनों नहीं होते। अच्छा, खारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ होता है या कुछ क्षार मिले हुए होते हैं, इसलिए वो उसका अपना नहीं है। अच्छा, और जो जिसको हम मीठा पानी कहते हैं, उसमें क्या मिला हुआ है जिससे कि वो मीठा है? हैं? नहीं, मिनरल होते हैं, उसके कारण से मीठा होता है उसमें। नहीं। अब बिल्कुल आसुत जल ले लीजिए, यानी डिस्टिल वाटर ले लीजिए। आसुत का मतलब है वाष्पित जल, भाप बना करके उड़ा करके जो ठंडा किया गया होता है, ऐसा जल। उसमें जो क्षार वगैरह हैं वो तो आएंगे नहीं उड़ करके, वो केवल भाप ही बनेगी, वो तो चुप वहीं रहते चले जाएंगे। तो वो जो पानी होता है उसका रस कैसा होता है? तो ठीक है, आज के विज्ञान में जो बताया जाता है तो पानी को क्या कहते हैं? रस रहित कहते हैं। आजकल के विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है वो जल को रस रहित कहा जाता है। जल का अपना कोई रस नहीं होता है। वैसे अब जीभ पे डालो तो कुछ ना कुछ तो रस आता ही है, कुछ ना कुछ अपनी जीभ पे डालो उसको। लेकिन जो मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय अथवा और भी कुछ रस कुछ ले मान लें, तो वो जल के अपने नहीं होते हैं। जल में अन्य द्रव्य मिलते हैं, उसके अनुसार उसमें वो रस आते हैं, ये माने। तो जल को रस रहित माना जाता है आज की इसके आधार पर आप जो बोल रहे हो। लेकिन यहां पर जो दर्शनों में जल रसगुण वाला है, तो जल का एक ही गुण है, बस एक ही रस है उसमें, और उसको मधुर कहा जाता है। जो मधुरता, जैसे चीनी की मधुरता है, सैक्रीन की मधुरता है, गुड़ की शहद की मधुरता है, ये मधुरता अलग है। ये बताओ, जल का कोई स्वाद कुछ पता लगता है? जल का लगता है? बिल्कुल साफ जल हो, जैसे बारिश का जल हो, ठीक है, तीव्र नहीं होते लेकिन कुछ उसका स्वाद तो होता है अपना, उसको ये लोग मधुरी बोलते हैं। जल का अपना रस मधुर माना जाता है। यदि संसर्ग से गुण आ रहे हैं तो पृथ्वी में जल मिल गया तभी तो पृथ्वी में रस आएगा। पूर्व पक्षी के मत से सब महाभूतों के एक एक गुण हैं, और एक में जो अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं वो संसर्ग से आ रहे हैं। तो रस गुण केवल जल में है, और वो मिल गया, वो मधुर है। मधुर है जो भी कह लो आप, मधुर नहीं स्वीकार कर रहे हो तो, लेकिन जल का अपना एक ही तो रस है या कई रस हैं जल में? है तो एक ही ना। अब जब वो पृथ्वी में मिलेगा तो उसमें कौन सा रस आना चाहिए? वही आना चाहिए। ये अनेक रस कहां से आ गए? जो 6 रस हैं, तो दर्शनों में 6 रस पृथ्वी के माने जाते हैं। ये जो विभिन्न रस हमारे को मिल रहे हैं, ये जल के रस नहीं है, ये पृथ्वी के हैं। अगर केवल जल का ही रस होता, पृथ्वी का अपना रस नहीं होता, तो 6 रस नहीं आने चाहिए थे, एक ही रस आना चाहिए था। इससे सिद्धांत ये कहना चाहता है कि पृथ्वी में रस है लेकिन उसका अपना है वो। ठीक है, जल महाभूत के कारण से आया सृष्टि की उत्पत्ति में, मूल में जब बना, लेकिन उसके बाद में मिलकर के ये जो अनेक रस का पैदा होना है, ये पृथ्वी के अपना गुण है। रस गुण भी पृथ्वी का अपना है, केवल जल के संसर्ग से नहीं। एक होता है संसर्ग से, संसर्ग का मतलब हो गया भौतिक रूप से जो हम मिश्रण कर लेते हैं। 2 तरह का मिश्रण माना जाता है ना, एक भौतिक मिश्रण और एक रासायनिक मिश्रण। भौतिक मिश्रण का मतलब जैसे मिट्टी, उसमें चीनी भी मिली हुई हो और ऐसे ही बस पास पास में हो। भौतिक मिश्रण पास पास में, उनमें कोई रासायनिक क्रिया नहीं हुई है, बस केवल पास पास में है, भौतिक मिश्रण है। एक तो वो होगा। अब पानी के अंदर हम नमक डालते हैं
तो पानी अनेक अनेक रस वाला तो नहीं होगा ना। नमक डालेंगे तो नमक के रस वाला ही होगा, चीनी डालेंगे तो चीनी के ही रस वाला, मीठे ही मधुर रस वाला ही होगा। इसी तरह करेला डाल देंगे तो कड़वा, उसी रस वाला, जो रस मिलाया गया है उसी रस वाला होगा। ये मिश्रण है, भौतिक मिश्रण है। तो संसर्ग का मतलब है ये केवल भौतिक, पास पास में आए हैं तो ऐसे में रस बदलना नहीं चाहिए। लेकिन जल के मिलने से पृथ्वी में 6 रस आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये भौतिक संसर्ग मात्र नहीं है। ये जो मिश्रण हुआ है ये आपस में मिलने से नए रस पैदा हो गए हैं, जिसको कि हम रासायनिक मिश्रण कह लो दूसरे ढंग से। अब वो उसके अपने हैं, अलग अलग दो द्रव्यों में वो गुण नहीं है, अलग अलग दो द्रव्यों में वो गुण नहीं है। हल्दी और आटा दोनों को अगर यूं मिलाएं आपस में तो वह वैसा ही रस रहे, वैसा ही रंग रहेगा, पीला, और थोड़ा सा कम हो जाएगा। अकेली हल्दी अधिक पीली होगी, आटे के साथ मिलेगी तो कम हो जाएगा, आटे का भी सफेदपना आ जाएगा, लेकिन कोई नया रंग पैदा नहीं होगा। भौतिक मिश्रण की बात कह रहा हूं। और यदि हल्दी के साथ में चूना मिला लिया जाए, पानी भी साथ में हो, थोड़ा नमी भी हो, चूना भी सफेद है, आटा भी सफेद था, और इधर हल्दी है, तो दोनों को मिलाने पे कौन सा रंग आ जाता है? लाल लाल आ जाता है ना? नहीं। कपड़े पे जब सब्जी गिर जाती है पीला पीला हो जाता है, फिर हम उसको धोने जाते हैं तो साबुन जब लगाते हैं तो साबुन उस रंग का था क्या? साबुन तो मान लो नीला वाला लगाया कोई, या तो सफेद वाला लगाया, और उधर वो पीला है, तो लाल कहां से हो जाता है वो? अब ये जो जुड़ा हुआ है ये केवल भौतिक नहीं है। जिन दो चीजों का मेल किया जा रहा है, अगर वो भौतिक मिश्रण ही है यूं ही आपस में, तो नया गुण नहीं पैदा होंगे। लेकिन अगर उनमें रासायनिक क्रिया हो गई है कुछ, वो वाला अलग तरह का है, तो वहां नया गुण आ जाएगा जो कि पहले वालों में नहीं देखा जाता है। नई चीज, नए गुण पैदा हो जाएंगे। तो यहां पर जो पूर्व पक्षी जब कह रहा है कि अन्य भूतों के संसर्ग से इसमें अनेक गुण देखे जा रहे हैं, इसका मतलब है केवल भौतिक मिश्रण की बात कर रहा है। सिद्धांती कह रहा है कि नहीं, ये इसके अपने गुण हैं, 4 गुण पृथ्वी के अपने गुण हैं, और इसमें जो रस आया है ये इसका पृथ्वी का अपना रसगुण है, ये केवल जल का रसगुण नहीं है। ये किस बात को कह रहा है कि मिले तो हैं, लेकिन ये रासायनिक स्तर पर पीछे मिले हैं ना। इसका निर्माण हो रहा था पृथ्वी तत्व का, वहां पर तन्मात्राओं के स्तर पर, तो गंध तन्मात्रा के साथ में पीछे की अन्य तन्मात्राएं भी मिली हैं, उनमें परस्पर आपस में संबंध बने हैं रासायनिक रूप से सूक्ष्म स्तर पर। अब उसमें जो पृथ्वी में रस आया वो कई तरह का रस आ गया। तो उसी बात को इस तरह से कह रहे हैं कि पार्थिवो रस षड्विधा, पार्थिव रस तो 6 प्रकार का होता है, आप्यो मधुरा एवं, और जल का तो केवल मधुर ही होता है। न चैतत संसर्गात भवितुमर्हति, अगर केवल इनमें संसर्ग हुआ है, बनने के बाद में केवल संसर्ग यानी भौतिक संयोग हुआ है, तो ये ऐसा नहीं हो सकता था, ऐसे अनेक रस नहीं आ सकते थे। अब इसको दूसरे ढंग से, दूसरे रूप के रूप कह रहे हैं, रूपयोर व पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, इस सूत्र में कहा। अब यहां पर रूपयो ले लिया, पहले रसयोर कहा था, अब यहां रूपयो कह करके व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे ढंग से समझा रहे हैं। प्रत्यक्षत्वात् के बाद पूर्ण विराम ले लीजिए। तेजस रूपानुगृहितयो, तेजस रूप से अनुगृहित अगर हुए हों ये, उनके संसर्गे ही, संसर्ग होने पर, अल्प विराम को हटा दीजिए, रूपानुगृहितयो संसर्गे ही, उनका संसर्ग होने पर, व्यंजकमेव रूपम न व्यंग्यम अस्ति, तो जो ये द्रव्य हैं ये व्यंजक ही होते, व्यंजक का मतलब प्रकाशक, न व्यंग्यम अस्ति, व्यंग्य मतलब प्रकाशित होने वाले नहीं होते। देखो अग्नि में जो रूप है, अग्नि का रूप कैसा है? प्रकाशित करने वाला है, दूसरों को प्रकाशित करता है, दीपक आदि, सूर्य आदि। सिद्धांत ये कह रहा है कि यदि अग्नि के मिश्रण से पृथ्वी और जल में रूप गुण आया है, तो संसर्ग से, जैसा वो पूर्व पक्षी कह रहा है, मोटा मिश्रण, तो पृथ्वी और जल भी प्रकाशक होने चाहिए, व्यंजक होने चाहिए, व्यंग्य, प्रकाशित होने वाले नहीं होने चाहिए। जैसे कि
रेडियम को मानते हैं कि वो चमकता है, प्रकाश छोड़ता है, उत्सर्जित करता है अपने में से। तो जब वो शुद्ध होता है तो भी प्रकाशित करेगा, और अगर उसको किसी दूसरी चीज में मिला दिया जाए तो वहां जाकर के भी वो प्रकाशित करने वाला ही होगा, मतलब उसी में से निकल रहा होगा। उसको प्रकाशित करने के लिए और प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मंद पड़ जाएगा, शुद्ध रूप में है तो अलग रहेगा, मिश्रण अगर होगा तो अलग होगा, जैसा कि घड़ियों में लगा देते हैं वो, तो उसमें उत्सर्जित करने वाला गुण अन्य चीजें भी मिश्रित कर देते हैं। जो कि मूल चीज है वो तो बहुत महंगी होती है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा उसमें अन्य चीजें भी मिला देते हैं और उसको थोड़ा सा डालते हैं। तो ये है मिश्रण। अगर ऐसा मिश्रण होगा तो जैसे रेडियम मिली हुई चीज में भी प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी वो अपने आप दिखाई देती है, उसके लिए प्रकाश की जरूरत नहीं होती। तो जैसे अग्नि को देखने के लिए दूसरे किसी चीज के प्रकाश की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं प्रकाशक होती है बल्कि, तो ऐसे ही यदि अग्नि के मिश्रण से पृथ्वी और जल रूपवान हैं तो वो भी बिना प्रकाश के दिखाई दे जाने चाहिए, दूसरे प्रकाश की बाहर की जरूरत, वो व्यंग्य प्रकाशक प्रकाश्य नहीं होने चाहिए, प्रकाशक होने चाहिए और अपने आप उनको दिखना चाहिए अगर मिश्रण है तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसका मतलब अग्नि का वहां वैसा मिश्रण नहीं है। तो रूपयोर वा पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वा तेजस रूपानुगृहितयो संसर्गे ही व्यंजकमेव रूपम न व्यंगम अस्ति। आगे एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् रूपयो। बोले पार्थिव और आप्य के रूपों के भी एक और अनेक विध, एक प्रकार से और अनेक प्रकार से देखे जाने से। अगर अग्नि के मिलने से पृथ्वी और जल रूपवान है तो अग्नि तो पृथ्वी और जल का जो रूप है वो एक ही जैसा होना चाहिए। रूपवान कैसे हैं? अग्नि के मिलने से, मिश्रण से, संसर्ग से। तो पृथ्वी और जल कैसे दिखने चाहिए? अग्नि जैसे दिखने चाहिए। एक लाल रंग हो और उसको हमने किसी लकड़ी पे लगा दिया और किसी पत्थर पे लगा दिया, मिश्रण कर दिया, तो वो जहां पर भी गया है वो चीजें कैसी दिखनी चाहिए? लाल ही दिखनी चाहिए, वैसी दिखनी चाहिए जैसी वो मिली हुई चीज। तो ऐसे ही पृथ्वी और जल यदि अग्नि के मिश्रण से रूपवान है तो वैसे ही दिखने चाहिए जैसे अग्नि होती है, या कम ज्यादा होगा थोड़ा सा, लेकिन इन वस्तुओं का अपना तो रूप है नहीं। पूर्व पक्षी के मत में देखना, पृथ्वी का अपना कोई रूप नहीं है, जल का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो एक एक गुण वाले हैं, रूप गुण केवल अग्नि का है। तो यदि अग्नि के मिश्रण से ये दिखाई दे रहे हैं तो ये अग्नि जैसे एक ही जैसे दिखाई देने चाहिए, लेकिन ये अलग अलग दिखाई देते हैं। तो एक अनेक विधत्वे च पार्थिवाप्यो प्रत्यक्षत्वात् रूपयो, पार्थिवाप्यो रूपयो एक अनेक विधत्वे प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव और आप्य रूप के एक प्रकार से और अनेक प्रकार से देखे जाने से। खोल रहे हैं इसको, पार्थिवम हरित लोहित पीतादि अनेक विधम रूपम अल्प विराम। ये जो हरा, लाल, पीला, ये जो अनेक प्रकार के रंग हैं, इन रंगों को दर्शन में पार्थिव रंग माना जाता है। पार्थिव रंग है ये। आकाश और वायु में तो कोई रंग रूप है नहीं, वो तो हटा दिया। अग्नि का रूप कैसा है, कैसा रंग है? तो उसका सामान्य जो लाल है। और वैसे अग्नि के अलग अलग रंग भी देखे जाते हैं, जैसे कि आप गैस भी जलाते हैं तो हम उसमें ऊपर और नीचे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, नीचे नीला नीला एक दिखाई देता है, ऊपर पीला पीला दिखाई देता है, उनके रंगों में भिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, और वो एक वो होता है ना, वो गर्म करने वाला स्टोव जैसा, जिसमें आगे से बहुत तेजी से आग निकलती है। पहले केरोसिन से भी चलता था, बहुत तेजी से हवा निकलती है और वो चलता था। तो उसमें भी देखो पीछे तो कुछ रंग दिखेगा भी नहीं, बल्कि खाली सही रहता है, फिर नीला सा, कहीं पीला सा, ऐसे अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। इसी तरह से कोई कोई रंग, अब जैसे आप फटाकों में देखिए, उसमें जो रंग दिखाई देते हैं अलग अलग दिखाई देते हैं ना, उसमें हरा भी होगा, नीला भी होगा, लाल भी होगा, और पीला, केसरिया, ऐसे बहुत तरह के रंग होते हैं। अनार छूटती है, वो आग ही तो निकल रही है उसमें से, रंग अलग अलग है। ऐसे रॉकेट भी जाता है और ऊपर जाकर के जो रंग आजकल वो फटने वाले होते हैं,
कितने तरह के रंग होते हैं, वो क्या है, आग ही तो है, लेकिन इनमें अलग अलग तत्व होते हैं। अलग अलग द्रव्यों के संपर्क में जब अग्नि आती है तो अग्नि का रंग बदल जाता है। ऐसे ही नहीं बदलता, एक तो उनके तापमान के आधार पर भी बदलता है। नीचे अधिक गर्म होती है तो अलग रंग है, और कम गर्म होती है तो अलग रंग है। उसके रंग तापमान के भेद से उनके रंग में अंतर आता है, उससे पता लग जाता है कि ये किस अधिक उष्णता वाली है, अंतर हो जाता है उसमें। हमारे को सामान्यतः एक ही जैसा रंग, ऐसा एक ही जैसा तापमान दिखाई देगा, पता लगेगा हमारे को नीचे भी वैसा ही हो, लेकिन उसके तापमान में अंतर होता है एक तो। और एक वहां पर जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, धातुएं होती हैं, वो उनके कारण से रंग में अंतर लाया जा सकता है, रसायनों के कारण, उसके कारण रंग में अंतर लाया जा सकता है। पर सामान्यतः हम जो अग्नि देखते हैं वो कैसी, केसरिया रंग या तो पीले से रंग की, ऐसे चमकते हुए रंग की होती है। तो अगर वो ही अग्नि यहाँ पर मिली हुई है तो उनके रंग वैसे ही होने चाहिए। तो ये जो हरित, लोहित, पीत आदि जो अनेक विध रूप हैं, ये पार्थिव रंग माने जाते हैं। और आप्यम तो शुक्लम अप्रकाशकम। और जल का रंग कौन सा है, जल का रंग कौन सा है? अब आधुनिक विज्ञान, अब ये भी वैसे ही कहोगे कि जल में कोई रंग नहीं होता है। तो जल जो है स्वाद रहित और रंग रहित द्रव्य है, ऐसा पढ़ाया जाता है। यहां पर इसका रंग माना जाता है, जल का भी रंग माना जाता है, नीला रंग नहीं। ये समुद्र का रंग नीला होता है तो इसलिए जल का रंग नीला होता है, वो नीलापन नहीं कह रहे हैं। लेकिन क्या देखो, शुक्लम अप्रकाशकम, इसको शुक्ल वर्ण माना जाता है। दर्शनों में रंग तो है, वो रंग कौन सा है, वो शुक्ल का मतलब ऐसा शुक्ल नहीं है जैसा दूध सफेद होता है या ये कपड़ा सफेद है, ऐसा सफेद नहीं है। लेकिन पानी का रंग कैसा है, उसको शुक्ल ही कहा जाता है। हम शुक्ल का मतलब सफेद लें वैसा, वो नहीं, इसको भी शुक्ल कहा जाता है। और उसके साथ एक विशेषण और है, अप्रकाशकम, अप्रकाशक, अभास्वर। और अग्नि का रंग कौन सा होता है उसका अपना, वो पीला वाला नहीं है, दर्शनों में उसका माना जाता है भास्वर शुक्ल रूप। अग्नि का भास्वर शुक्ल रूप माना जाता है। भास्वर मतलब प्रकाशित करने वाला, भा, प्रभा, भा, आभा, भास्वर शुक्ल रूप माना जाता है अग्नि का अपना। और जल का कैसा है, तो अग्नि का भी शुक्ल है, जल का भी शुक्ल है, लेकिन उसका भास्वर शुक्ल है, इसका शुक्लम अप्रकाशकम। अप्रकाशक मतलब अभास्वर का ही है, एक तरह से अप्रकाशक होता है। तो हरित, लोहित आदि जो रंग हैं ये तो है पार्थिव, और जल का है शुक्लम अप्रकाशकम। तो अब इसके ऊपर ये कह रहा है सिद्धांती, न चैतत एक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते। ये जो चीज है, एक गुणानाम, एक गुणानाम भूतानाम, भूतानाम का अध्ययन करेंगे। एक एक गुण वाले जो भूत हैं उनके संसर्ग होने पर इतने रंग नहीं मिल सकते। पूर्व पक्षी के मत से जब महाभूत एक एक गुण वाले हैं तो अग्नि ही केवल रूप गुण वाला है, बाकी तो नहीं। तो आप कह रहे हो कि भूतों के संसर्ग से बोले इतने रंग नहीं मिल सकते, केवल संसर्ग, भौतिक संसर्ग से ऐसे इतने रंग नहीं मिल सकते। यहां रासायनिक क्रियाएं और इनका घुलना मिलना तो हुआ है, इनके अपने रंग हैं, ये पृथ्वी के अपने रंग हैं। तो न चैतत अनेक गुणानाम संसर्गे सति उपलभ्यते इति उदाहरण मात्रम चैतत अतः परम प्रपंच। ये उदाहरण मात्र थे, हमने थोड़ी सी बातें बता दी। इसी तरह से और भी देखेंगे तो इससे पता लगता है कि भूतों में, भूत केवल एक एक गुण वाले नहीं है, अपने अपने एक एक गुण वाले नहीं है, इनके अनेक गुण वाले हैं और इनके अपने गुण हैं ये। अतः परम प्रपंचम, इसके बाद आगे अब प्रपंच कर रहे हैं। प्रपंच समझते हैं, लोक में क्या करें, बड़ा प्रपंची आदमी है। किसे कहते हैं प्रपंची है? जालसाज, जालसाजी करता है कुछ। जालसाज मतलब जाल को फैला देता है, ऐसा जाल फैला देता है जैसे कि पक्षी को पकड़ने वाला जाल फैला देता है तो पक्षी उसमें, तो जालसाज है, जाल फैला देता है, फैलाना। प्रपंच का मतलब होता है उसको फैला देना। तो बोले कि अब आगे जो हम कह रहे हैं वो प्रपंच मात्र है। और प्रपंच का मतलब वो फंसाने वाला जालसाज नहीं, प्रपंच का मतलब उसका विस्तार मात्र है। प्रपंच आगे जो किया जा रहा है बस उसी को खोल रहा है, उसी को विवरण कर रहे हैं। इसी बात को, मूल रूप से तो बात आ गई, इतने से ही सिद्ध हो गई, इतने उदाहरणों से ही।
और खोल देते हैं थोड़ा उसको स्पष्ट करने के लिए। देखिए, स्पर्शयोर वा पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्। अब देखो सूत्र में क्या था, पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्, इन्होंने उसको थोड़ा सा और बदल दिया। एक तो स्पर्शयो, इसका अध्यार कर लिया, और पार्थिव आप्ययो की जगह पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्, थोड़ा सा बदल दिया सूत्र को। ये प्रपंच करें, व्याख्या करें, है मूल बात वही, क्योंकि सूत्र में तो एक छोटा सा एक अंश को कहा, अब वार्तिककार उसको बढ़ा बढ़ा करके बोले ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से। तो स्पर्शयोर वा पार्थिव तेजसयो प्रत्यक्षत्वात्, वार्तिक हो गया। खोल रहे हैं इसको, पार्थिवो अनुष्णशीतः स्पर्शः। अब देखो स्पर्श की बात आएगी, पूर्व पक्षी के मत से तो स्पर्श किसका गुण है, केवल वायु का गुण है। और वायु का स्पर्श कैसा है, वायु का अपना स्पर्श क्या है, उष्ण या शीत? वायु का अपना स्पर्श क्या है, उष्ण या शीत? कुछ नहीं है, तो उसको कहेंगे अनुष्णाशीत। न तो उष्ण है न शीत है, अनुष्ण अशीत, संधि कर लीजिए, अनुष्णाशीत। और अगर उष्ण शीत को पहले संधि कर ली और फिर निषेध करेंगे तो अनुष्ण शीत भी कह सकते हैं। अनुष्ण शीत, उष्ण और शीत को पहले समास कर दिया उष्ण शीत, और अन लगा दिया अनुष्ण शीत। लेकिन अनुष्ण और अशीत, न तो उष्ण है न शीत है, पहले दोनों में अ लगाया, अनुष्ण अशीत, अब दोनों को जोड़ दिया तो अनुष्णाशीत। तो ये वायु का अनुष्णाशीत स्पर्श मानते हैं। तो अगर वायु के मिश्रण से, संसर्ग से पृथ्वी, जल और अग्नि में स्पर्श आ रहा है, तो इनका स्पर्श कैसा होना चाहिए, अनुष्णशीत ही होना चाहिए। लेकिन स्पर्श अलग अलग देखा जा रहा है। तो पृथ्वी और तेज का, अच्छा जल का स्पर्श क्या है, तो जल का यहां पर इन्होंने नहीं दिया, पार्थिव तेजस दो ले रहे हैं, तो पार्थिवो अनुष्णशीतः स्पर्शः, पार्थिव का स्पर्श कैसा होता है, अनुष्णाशीत स्पर्श है, जैसा कि वायु का है, वायु भी अनुष्णाशीत है और पृथ्वी भी अनुष्णाशीत है। उष्णस तेजसा प्रत्यक्षो, और तेज का स्पर्श कैसा है, उष्ण है, और जल का कैसा, शीत स्पर्श माना जाता है। दर्शनों में जल का स्पर्श शीत माना जाता है। अब कहेंगे जी जैसे वायु का अनुष्णाशीत है तो जल का भी गर्म कर देंगे तो उष्ण होगा, और वैसे, और अब क्या चीज जोड़ेंगे तो ठंडा होगा, भाई हवा का तो अनुष्णाशीत हमने कह लिया, अब हवा के साथ गर्मी जुड़ी तो वो उष्ण हो गई, और हवा के साथ में क्या जुड़ेगा तो ठंडी होगी, बोले जल जुड़ेगा तो ठंडा होगा, तो जल शीतल होगा जल के स्पर्श से। अथवा यूं कहो कि भी जी अग्नि जुड़ी थी तो वायु गर्म हो गई, और अग्नि को हटा लिया तो अब गर्मी नहीं रही तो क्या होगा, उसको ठंडा किसे कहते हैं। और एक दृष्टि से आप देखो तो उष्णता हटी तो ठंडा का ही, शीत और उष्ण दो गुण हैं, ये वास्तव में दो हैं, ये वास्तव में दो हैं। देखो व्यवहार में तो दो मानते ही हैं हम। दूध गर्म था, उसमें ठंडा पानी डाला तो दूध ठंडा हो गया, उसको ठंडे पानी में रखा तो क्या कहते हैं, उस दिन भी वही बात आ रही थी आपने, मैंने तो पानी की ठंडक दूध में चली गई, नहीं पानी का पानी का ठंडा गुण जो था बर्फ का था, और वो हमने उसमें बर्फ को डाल दिया तो वो ठंडा हो गया, क्योंकि शीतल गुण उस सब में चला गया, ये कहेंगे एक तरफ से। और ठंडा पानी हो और उसमें गर्म पानी डाल दिया हमने, या तो अग्नि के कर ली, तो क्या कहा, अग्नि का गुण पानी में आ गया, तो पानी में दोनों गुण आ जाते हैं, ठंडा गुण भी आ जाता है दूसरे से, और पानी ही नहीं और चीजों में भी आ जाता है। तो हम इन दोनों गुणों को अलग अलग मानते हैं। लेकिन एक दृष्टि से वैशेषिक में ये बात आई थी, जिसको हम शून्य तापमान कहते हैं। शून्य तापमान मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, शून्य तापमान, शून्य हो गया ना, 1 2 3 तापमान होता है, ये तो तापमान बढ़ता गया, और जो शून्य है उसका मतलब क्या हुआ, नहीं मध्यम कैसे कहोगे उसको जब शून्य कह दिया, शून्य मतलब तो कुछ भी नहीं है। तो जल की दृष्टि से जो कहा जाता है
जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, बर्फ के रूप में आ जाता है। पहले से जमना शुरू हो जाता है, उसमें जम जाता है 0 पे, तो उसको कहते हैं कि इसमें तापमान कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पर ये कथन है व्यवहार में, लेकिन वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ पर तापमान 0 है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे भी तो तापमान जाता है, 0.1, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0.40 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर रूस में कहीं पहुँच जाता है, -30, -20, -40। लेह लद्दाख में वहाँ जो सैनिक रहते हैं तो 0, 0, 15, 20 ऐसे रहते हैं। तो जब 0 में तापमान समाप्त हो गया था, तो ये जो ऋण में जा रहा है, ये क्या चीज हुई? 0 में से कुछ कम होता है क्या? 0 से भी कुछ कम होता है क्या? नहीं ना। लेकिन कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जिसको 0 कहा था वो वास्तव में 0 मतलब अभाव नहीं था तापमान का, तापमान और कम हो गया। तापमान 0 से भी कम हो गया, तो 0 भी एक तापमान है। 0 का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है वहां पर। इसी तरह से ये सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। उसका 0 कहां पर है? इनके सबके 0 बराबर थोड़ा है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में लेंगे तो वहां पर 0 नहीं आएगा, वहां वो तापमान की मात्रा बताएगा। कितना? -273 बता रहा है केल्विन का। और फ़ारेनहाइट का तो यानी ये जो स्केल उन्होंने मापन के तरीके बनाए वो कुछ सापेक्ष रूप से बनाए हुए हैं, अलग अलग स्थिति से मापन के तरीके हैं ऐसा। लेकिन हम उसको 0 मतलब बिल्कुल उष्णता से रहित नहीं कहते, इसलिए वो वैशेषिक में बात आई थी। ये जो आकार जैसे बर्फ जो है उसमें भी तापमान होता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो तापमान नहीं है, लेकिन यूं दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो वो ठंडा है, हम उसको ठंडा गुण देखते हैं। तो जब व्यवहार की बात आती है तो हम शीत उष्ण दोनों गुणों को मान करके चलेंगे, ठीक है। तो जल का गुण शीत, अग्नि का गुण उष्ण और वायु का अनुष्णाशीत। अब पूर्व पक्षी के अनुसार वायु के संसर्ग से अन्य भूतों में स्पर्श आया है, तो इनके स्पर्श कैसे होने चाहिए? अनुष्णशीत होने चाहिए, क्योंकि इनके अपने तो स्पर्श है नहीं। लेकिन चूंकि इनके अपने गुण देखे जाते हैं, इनका अपना स्पर्श वायु के स्पर्श से भिन्न देखा जाता है, इसलिए ये जो स्पर्श हो रहा है ये इनका अपना है, ये भी स्पर्श वाले हैं, केवल वायु के संसर्ग से इनमें स्पर्श नहीं आया। तो पार्थिव अनुष्ण शीत स्पर्श और उष्णस्तैजस प्रत्यक्षो न चैतत एक गुणानाम अनुष्ण शीत स्पर्शेन वायुना। ये सब एक गुण वाले भूतों में अनुष्ण शीत वायु के स्पर्श से संसर्गेण न उपपद्यन्ते, ये उत्पन्न नहीं हो सकते। केवल संसर्ग मात्र से ये उत्पन्न नहीं हो सकते, कुछ और चीज भी है आगे। अब और अलग ढंग से इसको कर रहे हैं। अथवा पार्थिव आप्ययोर द्रव्ययोर व्यवस्थित गुणयो प्रत्यक्षत्वात्। देखो सूत्र था पार्थिव आप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। अब इसमें कुछ चीजों का अध्याय क्या कर दिया है वार्तिक में, देखे पार्थिव आप्ययो द्रव्यो, द्रव्यो तो विशेषण विशेष भाव से बना दिया, वो अब द्रव्य हो। प्रत्यक्षत्वात्, प्रत्यक्षत्वात् से पहले क्या है? व्यवस्थित गुणयो प्रत्यक्षत्वात्। इनके व्यवस्थित यानी ठीक ठीक सब इसमें इतने इन गुणों के व्यवस्थित देखे जाने से भी सिद्ध होता है ये गुण इनके अपने हैं, केवल मिश्रण से नहीं है। अगर मिश्रण से होते तो सब में सारे गुण आ जाते। दूध और पानी को मिला दिया बराबर बराबर, ठीक है, दूध में पानी के गुण आ गए, पानी में दूध के गुण आ गए, मिला दिया, तो कैसे दिखेंगे ये? दूध और पानी मिले हुए हैं तो पानी अलग गुण का दिखाई देगा और दूध अलग गुण का दिखाई देगा। चलो ये तो वैसा हो गया। और ले लो, मिट्टी और चीनी आपस में मिला दिए, अब उनके परस्पर मिलाने के कारण से अगर नए गुण आ रहे हैं तो इधर तो मिट्टी में चीनी डाल दो, 50 ग्राम मिट्टी में 50 ग्राम चीनी डाल दो, और इधर 50 ग्राम चीनी में 50 ग्राम मिट्टी डाल दो और मिला दो, तो दोनों में भिन्नता होगी या एक जैसे होंगे? हैं? नहीं, मैंने अलग अलग बताया। एक तो मिट्टी में चीनी डाली है और एक चीनी में मिट्टी डाली है, संसर्ग किया है और कुछ नहीं किया है।
तो बराबर ही होंगे ना, एक ही जैसा होगा ना, अंतर नहीं होगा ना। तो ऐसे ही यदि ये महाभूत आपस में संसर्ग को प्राप्त हुए हैं तो इनके गुण भी सब में ऐसे ही एक जैसे होने चाहिए। ये अलग अलग क्यों दिखाई दे रहा है, इसमें 4 गुण, इसमें 3 गुण, इसमें 2 गुण, इसमें 1 गुण, इसमें 1 गुण, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? अगर संसर्ग के कारण से होता तो सब में सब होते। युक्ति चल रही है, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उभा कर रहे हैं, युक्ति दिमाग लगा रहे हैं। तो कहा अथवा पार्थिवाप्योर द्रव्योर व्यवस्थित गुणयो हो प्रत्यक्षत्वात्, व्यवस्थित गुणों के प्रत्यक्ष देखे जाने से। खोल रहे हैं इस बात को। कैसे व्यवस्थित का मतलब है इसमें इतने ही होते हैं, इसमें इतने ही होते हैं। अगर मिश्रण से आते तो वो अव्यवस्थित होते, सब में सब जैसे कैसे भी होते हैं। चतुर्गुणम पार्थिवम द्रव्यम, पार्थिव द्रव्य 4 गुण वाला। त्रिगुणम आप्यम प्रत्यक्षम, जल ये जो है वो 3 गुणों वाला प्रत्यक्ष देखा जाता है। तेन तत्कारणम अनुमीयते तथा भूतम इति, इससे इनका कारण भी अनुमित होता है कि वो कारण भी वैसा ही है। पार्थिव द्रव्य में 4 गुण देखे जा रहे हैं तो पृथ्वी में भी 4 गुण होंगे। आप्य पदार्थ में 3 गुण देखे जा रहे हैं तो जल में 3 गुण होंगे। उपादान कारण के में भी कार्य के अनुसार गुण। जब कार्य द्रव्यों में इतने गुण देखे जा रहे हैं तो उनका जो बनाने वाला है उपादान कारण, उसमें भी उतने गुण देखे जाएंगे। ये तर्क दे रहे हैं। क्यों? तस्य, कैसे पता लगा? तस्य कार्यम लिंगम, तस्य मतलब तस्य भूतस्य, भूत का जो लिंग है वो कार्य है। उन भूतों से जो चीजें बनी है वो ही उसका सूचक है कि ये इसमें कौन कौन से गुण रहे होंगे। तस्य कार्यम लिंगम अल्प विराम, कारण अभावाधि कार्याभावयति, क्योंकि कारण का अभाव होने पर कार्य में भी अभाव हो जाए, कार्य का भी अभाव होगा। लेकिन कार्य में गुण देखे जा रहे हैं तो कारण में भी वो गुण होंगे, मोटे तौर पे कहा जा रहे हैं। स्थूल रूप का जो संसर्ग है ना उसमें। एवं तेजस वायव्योर द्रव्योर प्रत्यक्षत्वात्, ऐसे ही तेजस और वायु द्रव्यों के भी गुणों के प्रत्यक्ष होने से। किसके प्रत्यक्ष होने से? गुण व्यवस्थाया प्रत्यक्षत्वात्, इनमें भी गुणों की व्यवस्था है, नियमित है कि इसमें यही गुण होते हैं, इसमें यही गुण होते हैं, ये व्यवस्था देखी जा रही है। तत्कारणे द्रव्ये व्यवस्थानुमानमिति, तो ये प्रत्यक्षत्वात् गुण व्यवस्थाया, इसके बाद अल्प विराम ले लीजिए। तत्कारणे द्रव्ये, उसका जो कारण द्रव्य है उसमें व्यवस्थानुमानम इति, उसमें भी व्यवस्था का अनुमान करना चाहिए। जब कार्य द्रव्यों में गुणों की व्यवस्था देखी जा रही है, इसमें इतने इसमें इतने, तो उनका जो कारण है उनमें भी गुणों की व्यवस्था माननी चाहिए, अनुमान की जा सकती है, उसका अनुमान हो सकता है। व्यवस्थानुमानम इति। आगे अब एक और ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। सूत्र क्या था? पार्थिवाप्ययो हो प्रत्यक्षत्वात्, उसमें जोड़ दिया दृष्टश्च विवेक पार्थिवाप्ययो प्रत्यक्षत्वात्। पार्थिव और आप्य द्रव्यों में विवेक, विवेक का मतलब है भेद देखे जाने से, भेद का के प्रत्यक्ष देखे जाने से। दृष्टश्च विवेक, इनमें पृथकता देखी जा रही है, भेद देखा जा रहा है। किनमें? पार्थिवाप्ययो हो, पार्थिव जलों में प्रत्यक्ष होने से इनमें भेद देखा जा रहा है, ये अलग अलग हैं। कैसे? उसको आगे बता रहे हैं। पार्थिवम द्रव्यम अबादिभिर वियुक्तम प्रत्यक्ष तो गृह्यते, जो पार्थिव द्रव्य हैं वो जल आदि से अलग पृथक प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा था कि इनमें गुण जो मिल रहे हैं वो इनके संसर्ग के कारण से हैं। तो बोले नहीं, बिना संसर्ग के भी हम पार्थिव द्रव्य को ले सकते हैं। एक तो है मिट्टी और पानी दोनों साथ साथ, तब तो संसर्ग मानेंगे। लेकिन बिना पानी के भी मिट्टी देखी जाती है, पार्थिव द्रव्य स्वतंत्र भी मिलता है बिना संसर्ग के भी। पूर्व पक्षी कह रहा था कि इसमें जो रूप गुण आएगा, इसमें जो रस गुण आएगा, स्पर्श गुण आएगा, वो अन्यों के संसर्ग से आएगा। सिद्धांति कह रहा है कि ये अलग अलग भी देखे जाते हैं। जल बिल्कुल अलग भी देखा जाएगा, अग्नि से अलग। तो पार्थिवम द्रव्यम अबादिभिर वियुक्तम प्रत्यक्षो दृश्यते आप्यम च पराभ्याम, और जो जल है वो औरों से भी पृथक देखा जाए। जल को अग्नि से अलग भी देख सकते हैं, जल को वायु से अलग भी देख सकते हैं हम, बिना संसर्ग के भी। तो जब ये बिना संसर्ग के मिल रहे हैं इसका मतलब है, और उनमें गुण भी मिल रहे हैं, इसका मतलब ये गुण इनके अपने हैं। यदि संसर्ग के कारण से गुण आ रहे हैं तो जब जब गुणों की उपलब्धि हो रही है तब तब संसर्ग भी दिखना चाहिए। अगर अन्य भूतों के संसर्ग से गुण आ रहे हैं, वास्तव में तो इनका अपना एक एक गुण है, तो जब संसर्ग से अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं ऐसा माना जाए
तो जब जब अनेक गुण दिखाई दे रहे हैं तब तब उनका अन्य महाभूतों का वहां संसर्ग भी होना चाहिए। अगर बिना संसर्ग के भी वो वहां मिल रहा है तो इसका मतलब है वो संसर्ग के कारण से नहीं है, वो उसका अपना है। जैसे कि पानी, पानी मीठा भी है और नमकीन भी है, तो क्या कहेंगे ये संसर्ग के कारण से, नमक का संसर्ग होगा तो नमकीन और मीठे का संसर्ग होगा तो मीठा। तो बोले पानी तो बिना संसर्ग के भी देखा जाता है। अगर बिना संसर्ग वाले पानी में खारापन हो बिना नमक के, अथवा मीठापन हो बिना मीठे के, तो उसको, उस खारेपन को, मीठेपन को किसका माना जाएगा? उसका अपना माना जाएगा। हाँ, यदि अगर संसर्ग के कारण से ही हो, जैसा कि वास्तव में पानी में होता है कि नमक के कारण से खारापन है और मीठे के कारण से मीठापन है, तो ये संसर्ग के कारण से, तो जब संसर्ग नहीं होगा तो पानी में ये गुण नहीं मिलने चाहिए, नहीं मिलते। तो यदि इन महाभूतों में भी संसर्ग के कारण ही अनेक गुण आ रहे होते, तो जब इनको संसर्ग से रहित करते हैं तो पृथ्वी को हम अलग संसर्ग रहित देख सकते हैं, जल को भी अलग देख सकते हैं, तब इनमें ये गुण नहीं होने चाहिए थे, तब उसमें स्पर्श नहीं होना चाहिए, तब उसमें रूप नहीं होना चाहिए था, लेकिन तब भी उसमें रूप और स्पर्श आदि मिलते हैं। इसका मतलब है कि केवल संसर्ग के कारण से नहीं है। तो इस तरह आप्यम च पराभ्याम, आप्य पराभ्याम मतलब ऊपर वाले दो से, किससे? अग्नि और वायु से। और तेजसम च वायु ना, और तेज केवल अकेला है तो वायु का नाम ले दिया, अल्प विराम हो गया। न च एकैक न चैकैक गुणम गृह्यते इति, इन ये जब अलग रहते हैं संसर्ग रहित तब ये एक ही गुण वाले नहीं होते, यानी यहां तब भी इनमें अनेक गुण रहते हैं। निरनुमानम तो विष्टम ही अपरम परेण, ये जो पीछे सूत्र था पूर्व पक्षी का, बोले ये निरनुमान है, इसमें कोई हेतु नहीं है। अनुमान नहीं है मतलब हेतु नहीं है, इसमें कोई आधार नहीं है इसका। 66वां सूत्र जो था पूर्व पक्षी का, निरनुमानम तो विस्पष्टम ही अपरम परेण, वहां जो संसर्ग की बात कही थी उसमें कहा कि अपर पर से संसर्ग को प्राप्त होता है, ऐसा बोले ये कोई नहीं, आपका अनुमान नहीं है। निरनुमानम तो विष्टम ही अपरम परेण इत्येतद इति नात्र लिंगम अनुमापकम गृह्यते, यहां कोई अनुमापक लिंग नहीं देख रहा है, अनुमापक हेतु नहीं दिखाई दे रहा है। इति ये न एतद एवं प्रतिपद्यमयी, जिससे कि हम ये मान लें कि आपकी बात ठीक है, इसलिए ये खंडित होती है बिना हेतु किए, इसलिए निरनुमान है। आगे यच्च उक्तम विस्पष्टम ही अपरम परेण इति भूत सृष्टो वेदितव्यम, वहां उसने विस्पष्टम ही अपरम परेण एक बात कही थी, तो उसमें अंत में भाष्य में क्या कहा था 66 के, तच्चैतद भूत सृष्टो वेदितव्यम, भूतों की सृष्टि में ये जानना चाहिए, सृष्टि जब निर्माण हो रहा होता है, यानी ये जो कार्य जगत है यहां पर नहीं समझना चाहिए। अभी तक सिद्धांती ने जो बहुत सारी बातें कही हैं वो कहाँ कही हैं? ये जो कार्य जगत में जो बन चुकी हैं, भूत सृष्टि में नहीं, सृष्टि हो चुकी उसके बाद में। भूत सृष्टि का मतलब है जिस समय रचना हो रही थी उस समय समझना चाहिए, ये उसने जोड़ दिया था पूर्व पक्षी ने। तो अभी तक का जो खंडन था वो स्थूल रूप से कथन था। अब बोले कि वो जो आपने कहा था कि ये जो संसर्ग है ये सृष्टि के निर्माण के समय ही होता है, उसका उत्तर दे रहे हैं। यच्च उक्तम विष्टम ही अपरम परेण इति भूत सृष्टो वेदितव्यम अल्प विराम न सांप्रतम इति, अभी नहीं देखना चाहिए जब सृष्टि बन चुकी है, उसके लिए कह रहे हैं। तो नियम कारण अभावात अयुक्तम, बोले आपका ये कहना नियम के कारण का अभाव होने से अयुक्त है। बोले ये जो आपने नियम बताया, ये जो संसर्ग है ये सृष्टि निर्माण के समय होना चाहिए, बनी हुई सृष्टि में नहीं है लगेगा। तो ये जो नियम बना, बोले इसमें कोई कारण नहीं है, कारण न होने से ये मान्य नहीं है। नियम कारण अभावात, इस नियम के पीछे कोई कारण नहीं दिख रहा है, कारण का अभाव होने से ये अयुक्त है, ठीक नहीं है। कह रहे हैं दृष्टम च सांप्रतम अपरम परेण विष्टम इति अल्प विराम, बोले ये अभी भी देखा जाता है कि दृष्टम ही सांप्रतम अपरम परेण विष्टम, जो अपर है वो पर से युक्त संयुक्त होता है, ये अभी भी देखा जाता है। कैसे? उसका उदाहरण दे रहे हैं, वायुना च विष्टम तेज इति, वायु के साथ में तेज जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ जाता है, अभी भी जुड़ जाता है। पूर्व पक्षी ने कहा था ये अभी नहीं देखना है, सृष्टि के प्रारंभ में, सृष्टि निर्माण में देखना है। बोले कि ये तो अभी भी देखा जाता है,
व्यभिचार दिखा रहे हैं। तो वायुना च विष्टम तेज, तो वायु जो है ये तो है पर, तो इसको कहेंगे परेण, परेण च विष्टम तेज, तेज मतलब ये अपर होगा, अपर, पर के साथ में पर का विष्ट देखा जाता है। अब ये विष्ट का मतलब क्या है उसको यहां खोल रहे हैं, विष्टत्वम संयोग अल्प विराम। विष्टत्व क्या है, विष्टत्व को ही खोल रहे हैं, संयोग ही विष्टत्व है, ये संयोग देखा जाता है। और जब संयोग देखा जाता है तो सच द्वयो समानो अल्प विराम, और ये जो संसर्ग है ये दोनों में समान रूप से है। जब अग्नि वायु से जुड़ती है तो किसका किससे संसर्ग हुआ, अग्नि वायु से जुड़ती है तो किसका किससे संसर्ग हुआ, और जब संसर्ग होता है तो दोनों का ही माना जाता है। दूध में पानी को डाला तो किसका किससे संसर्ग हुआ, मोटी भाषा में तो हम कहेंगे कि दूध के साथ में पानी मिला, दूध के साथ में पानी मिला। तो दूध के साथ में पानी मिला इसका मतलब है पानी का दूध से संसर्ग नहीं हुआ, दूध का तो पानी से संसर्ग हुआ लेकिन पानी का दूध से संसर्ग नहीं हुआ, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं, संसर्ग तो दोनों का ही माना जाए, क्योंकि संयोग हुआ, संयोग दो में हो रहा है तो ये भी इससे, ये इससे संयुक्त है, ये इससे संयुक्त है, ये माना जाता है। तो क्या विष्टत्व क्या है, विष्टत्वम संयोग, और संयोग क्या, सचद्वयो समानो, वो दोनों में समान ही होता है, दोनों में माना जाएगा। तो जब ऐसा है तो वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत तेजो, तो वायु के साथ, वायु ना सह के योग में तृतीय है, साथ में जो सह जोड़ लेंगे, वायु के साथ में संसर्ग होने से, संयोग होने से तेज स्पर्श वाला है। पूर्व पक्षी के मत में यही बनेगा ना, तेज में स्पर्श कैसे आया, वायु के संयोग से, ऐसा मानेंगे। तो वायुना च विष्टत्वात् स्पर्शवत तेज, तेज स्पर्श वाला हुआ, अल्प विराम। न तो तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायु रीति, लेकिन तेज के संयोग से वायु तो रूपवान नहीं हुई, दोनों के मिलने से दोनों के गुण आने चाहिए ना उसमें। वायु के संयोग से तेज तो रूपवान हो गया, नहीं स्पर्शवान हो गया, अब दोनों मिले तो तेज के संयोग से वायु भी तो रूपवान हो जानी चाहिए। बोले न तो तेजसा विष्टत्वात् रूपवान वायु इति नियम कारणम नास्ति, इसमें कोई नियम का कारण नहीं है कि अपर पर से जुड़ता है, विष्टम ही अपरम परेण, अपर जो है वो पर से जुड़ता है, पर अपर से जुड़ता है नहीं जुड़ता, ये उनका कहना था पूर्व पक्षी का। तो बोले ये एक तरफा जो है, तो ये तो इसमें कोई कारण तो आपका है नहीं कि क्यों नहीं होता है ये, नियम कारणम नास्ति इति दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य स्पर्शस्य अभिभवात् अग्रहणम इति। लेकिन बोले देखा क्या जाता है, तैजसेन स्पर्शेन, तेजस के स्पर्श से वायु का जो स्पर्श है, वायु का स्पर्श कौन सा है, अनुष्ण शीत, उसका अभिभाव देखा जाता है। पूर्व पक्षी कह रहा था कि जो अपर है वो पर से संश्लिष्ट हो जाता है, यानी पर के गुण तो अपर में आ जाते हैं लेकिन पर में अपर के गुण नहीं जाते, पर में अपर के गुण नहीं जाते। कि अग्नि में रूप गुण है तो वायु में रूप गुण नहीं जाता, जल में रस गुण है तो वायु में रस गुण नहीं जाता, और पृथ्वी में गंध गुण है तो वायु में गंध गुण नहीं जाता, ऐसा जो कथन है। तो बोले जो यहां पर संसार में देखते हैं तो वहां पर अग्नि का जब वायु से संसर्ग होता है तो अग्नि तो है अपर और वायु है पर, तो अपर का गुण तो पर में नहीं जाना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। लेकिन बोले अग्नि का उष्ण गुण वायु के अनुष्ण शीत गुण का अभिभव कर देता है और वायु उष्ण हो जाती है, उसमें गुण चला जाता है वो। तो इसलिए दृष्टम च, ये देखा जाता है, दृष्टम च तेजसेन स्पर्शेन वायव्य से स्पर्श से अभिभवात, वायव्य स्पर्श का यानी अनुष्ण शीत का अभिभव होने से अग्रहणमिति, अनुष्ण शीत स्पर्श वायु में गृहित नहीं होता है, फिर अग्नि का उष्ण गुण ही स्पर्श होता है। न च तेनैव तस्य अभिभवति, बोले यदि तेनैव तस्य अभिभव मतलब उसी से उसी का अभिभव, ऐसा नहीं हो सकता। सफेद में सफेद मिला दें तो सफेद का अभिभव नहीं होगा, सफेद में काला मिला दें तो सफेद का अभिभव होगा, काले में काला मिला दें तो काले का अभिभव नहीं होगा।
काले में सफेद मिला दो तो अभिभव हो जाएगा, दब जाएगा, वो कम हो जाएगा, बदल जाएगा। लाल में लाल कितना भी मिला दो उसका अभिभव नहीं होगा, लेकिन लाल में हरा मिला दो, पीला मिला दो तो उसका अभिभव हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो ये सूत्र कह रहा है न च तेनैव तस्य अभिभव, उसी से उसी का अभिभव नहीं होता है। उसी से ठंडे में ठंडा मिला लो तो वो ठंडा समाप्त नहीं होता है, एक जैसा ठंडा डालो, गर्म में गर्म डालो, हाँ ठंडे में गर्म डालो, गर्म में ठंडा डालो तो एक दूसरे का अभिभव हो जाएगा। तो यहां किस प्रसंग में ये कहना चाहते हैं वो समझिए। अभी जो इन्होंने उदाहरण दिया, अग्नि का वायु से जब संपर्क हुआ तो वायु का अनुष्ण शीत स्पर्श अभिभव को प्राप्त हुआ। कैसे? अग्नि के उष्ण स्पर्श के द्वारा। ठीक है, अग्नि के उष्ण स्पर्श के द्वारा वायु का अनुष्ण शीत स्पर्श अभिभव को प्राप्त हुआ, दब गया। अब पूर्व पक्षी के मत में क्या है? अग्नि में स्पर्श गुण कहां से आया था? वायु से ही आया था, वायु के संसर्ग से ही आया था, क्योंकि वो तो संसर्ग से ही मानता है, स्पर्श गुण केवल वायु का है। तो जो अग्नि में स्पर्श है वो वायु का ही है। तो अग्नि के स्पर्श से जो वायु का स्पर्श अभिभव हुआ, वो किसके स्पर्श से अभिभव हुआ? बोले वायु के स्पर्श से ही वायु का ही स्पर्श अभिभव मानना पड़ेगा आपके मत में। तो हमारे मत में तो संगत हो जाएगा, क्योंकि हम अग्नि को उष्ण स्पर्श वाला मानते हैं, और ये जो उष्ण स्पर्श है ये अग्नि का अपना है, स्वतंत्र है, वो वायु के संसर्ग से नहीं आया है, और वायु का अपना अलग है। तो जब हमारे मत में देखेंगे, सिद्धांती कह रहा है, तब तो अग्नि के उष्ण स्पर्श से वायु का अनुष्ण शीत स्पर्श जब अभिभव को प्राप्त हुआ है तो वो तेनैव तस्य अभिभव नहीं है, वो अग्नि के स्पर्श से वायु का स्पर्श अभिभव हो रहा है। ये दोनों स्पर्श अलग अलग हैं, उसी के स्पर्श से उसी का अभिभव तो होता ही नहीं है। तो आपके मत में तो अग्नि का स्पर्श यदि वायु के स्पर्श का अभिभव कर रहा है तो तेनैव तस्य, क्योंकि अग्नि में जो स्पर्श है वो तो वायु का ही है, तो उससे ही उसी का अभिभव तो कभी होता ही नहीं है। लेकिन अभिभव तो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, उसका आप खंडन नहीं कर सकते। इससे यह सिद्ध होता है कि अग्नि का जो स्पर्श है वो उसका अपना है, वो वायु के संसर्ग मात्र से नहीं है। इसलिए अग्नि केवल रूप गुण वाली नहीं है, स्पर्श गुण वाली भी नहीं। पूर्व पक्षी कह रहा था एक एक गुण वाले हैं, सिद्धांति ने जो अपने मत से बात रखी तो उसको इन्होंने कई तरीके से तर्कों को देते हुए कहा। इस पंक्ति को फिर से देखिए, दृष्टम च तैजसेन स्पर्शेन वायव्यस्य, तेजस स्पर्श से वायव्य स्पर्श का अभिभव देखा जाता है, उसका अभिभव होता है, उसका अग्रहण हो जाता है, वो गृहीत नहीं हो पाता। तो आपके मत में तो पूर्व पक्षी के अनुसार तो न च तेनैव तस्य अभिभव, अग्निस्थ वायु के स्पर्श से वायुस्थ वायु का स्पर्श अभिभव को प्राप्त नहीं होना चाहिए। क्या कहा? अग्निस्थ, अग्नि में स्थित जो वायु का स्पर्श है, पूर्व पक्षी के मत से अग्नि का स्पर्श भी वायु का ही स्पर्श है। तो वायु, अग्नि में स्थित जो वायु का स्पर्श है उसके द्वारा वायु में स्थित स्पर्श का अभिभव नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों ही स्पर्श वायु के ही हैं। तेनैव तस्य न च तेनैव तस्य अभिभव इति। तो यहां इसको इन्होंने खंडन किया। और चर्चा चलेगी इसकी आगे, उसको फिर हम आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।